सर हमको भी एक डाउट है। बोलो क्या डाउट हुआ है। सर डीपीपी का 7 नंबर, डीपीपी 1 वाला कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट्स डायमेंशन। डीपीपी का 7। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सेंड करो तो फटाफट। ओके। फटाफट सर हम जल्दी सेंड जल्दी कर कर। दिए। हाँ ठीक है, मिल गए। 7 नंबर लिखा है, an organic compound crystallizes in an orthorhombic cell in the ratio 2:1. The dimension of the cell is given. हाँ Find सर molar density वही of the compound. थोड़ा सा वेट कर लो। ये डिफेक्ट्स पढ़ाने के बाद है ना, हेक्सागोनल और ऑर्थोरोम्बिक थोड़ा हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर है ना ये खुद से सॉल्व हो जाएगा। वैसे ऑर्थोरोम्बिक का अगर तो मैं ना प्रॉपर्टीज यूज करता, जैसे कि उसके तीनों केस में है ना, तीनों जो एज लेंथ है वो डिफरेंट होता है, एंगल्स है ना अलग अलग होता है। 90 ठीक होता है, है। तो उस हिसाब से है ना आपको समझना चाहिए, उसके हिसाब से भी आप है ना इसको बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ बोलो जी। सर मेरा डाउट था सर। नंबर बोलो। सर 4 and 5। लिखा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल CaCl आयन पेयर इन अ क्रिस्टल इज गिवन। मान लो एक पर्टिकुलर जो सिंगल CaCl आयन का पेयर है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो दिया है। द स्मॉलेस्ट CH/CH internuclear distance is equals to length of the side of the cube. The smallest CH/Cl internuclear distance is equals to length of the side of the cube corresponding to volume of one CH/Cl ion pair. तो अभी देखो, एक CH/Cl आयन के पेयर के लिए जो वॉल्यूम है, क्या हम उसको ए क्यूब के साथ इक्वेट करके ए का वैल्यू निकाल ले। हाँ सर। लिखा है, द स्मॉलेस्ट CS to CS इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नियरली। तो जो आप ए निकालेंगे वही तो हमारे CS और CS एंड CS के बीच का डिस्टेंस होगा ना। अरे हाँ यस सर। तो जो आपका ए आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है, पावर ठीक है। 1/3 को कैलकुलेट करना है। तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे। हाँ, उसका क्यूब रूट निकालना। आगे बोलो। 5। सर एक हाँ 9 नंबर सर देख लीजिए। 9 सर 11। सर 6 और 9। 5 बोले ना। सर 6 और 9। 9 नंबर सर। 5 पहले देख लो, उसके बाद। If ionic radius of CS plus and Cl minus are 1.69 angstrom and 1.81 angstrom, the age length of unit cell. चलो जरा सोच के बताओ, जब आप CaCl डिस्कस करते हैं, जब आप CaCl आयन का डिस्कशन करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो हम लोगों का CS प्लस है वो कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा, तो क्या बीच में Cl माइनस होगा। हाँ सर। इसका मतलब रिवर्स ये है है तो। कि एक बॉडी डायगोनल जो एक्चुअली √3a है, उसके कॉर्नर पे हम लोगों का CS प्लस, फिर कॉर्नर पे CS प्लस है, तो बीच में है Cl माइनस। तो क्या हम लोग √3a को ट्वाइस रेडियस ऑफ के सी प्लस CS प्लस एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस लिख सकते हैं। यहां से a निकाल लीजिए। समझ में आया। बोलो जी दीक्षा, आप ही का ना डाउट था। हाँ ना बोलते नहीं है। सर √3। अच्छा हाँ सर, समझ। दीक्षा कनेक्टेड है। सर एक 9 नंबर देख लीजिए ना। सर 6 भी।
6 लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयन अराउंड a plus ion in solid ax is given, not drawn to scale. If the value of x minus is 250, the radius of a plus. अच्छा, क्या तुमको देख के लग रहा है कि ये ऑक्टाइडल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लग रहा है ना कि वो ऑक्टाइडल वॉइड है। तो रेडियस ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड इज 0.414 ऑफ रेडियस ऑफ एन आयन। लिख लो, समझ में आया? यस सर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। आगे 9 क्वेश्चन नंबर। नंबर 11। सर 9 नंबर में ऑप्शन में आंसर 4 आ रहा है। हाँ, क्या बोले 9 नंबर? सर 9 नंबर में आंसर 4 आ रहा है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया हुआ। 9 नंबर लिखा है ऐसा, सिल्वर एटॉमिक वेट गिवन has density of 10.5 gram per centimeter cube. The number of silver atoms on the surface 10 to the power minus 12 meter square can be expressed in scientific notation as y equals to 10 to the power x. The value of x is. सिल्वर कैसे क्रिस्टलाइज करता है अपने आप को? सिल्वर कैसे क्रिस्टलाइज करता है अपने आप को? देखिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm by a cube into Na. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। क्या बोले? सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। हाँ, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm by a cube into Na, ये दिया है। अब यहाँ पे अगर तुम गौर करो तो m दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है। सिल्वर कैसे क्रिस्टलाइज करता है? वो BCC है या FCC है? सर ए क्यूब भी तो दे दिया है। ए क्यूब नहीं दिया। सर ए स्क्वायर दिया तो ए निकल जाएगा, तो फिर ए क्यूब निकाल लेंगे। नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ एरिया, वो ए स्क्वायर नहीं, वो ए स्क्वायर नहीं। ठीक है, वो एक्चुअली पूरे क्यूब का सरफेस एरिया दिया, क्यूब का सरफेस एरिया दिया, वो आपको यूनिट सेल का सरफेस एरिया नहीं दिया। ठीक है, चलो इसमें assuming silver have FCC, अगर सिल्वर FCC के फॉर्म में होता है तो Z का वैल्यू 4 है। यहां से सबसे पहले हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे एंड योर A शुड बी Zm by रो इंटू Na और पावर हो गया 1/3। यहां से A निकाल लो। A निकलने से तुमको ये पता चल जाएगा, दिख नहीं रहा। ठीक है, A निकलने से तुमको ये पता चल जाएगा कि एक क्यूब का कितना पर्टिकुलर एज लेंथ है। अब जरा गौर करना, एज लेंथ अगर आ जाएगा, एक याद रखना, एक क्यूब का हम एक फेस बना रहे हैं, ये एक फेस बना रहे हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड मान के चले हैं तो कॉर्नर, ये भी कॉर्नर और ये फेस के सेंटर पे एटम्स होगा। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। अब देखो, फॉर टोटल गिवन एरिया,
अगर हम लोग ए स्क्वायर एरिया के अंदर एटम्स का नंबर पूछें तो क्या वो नंबर 1/8 इंटू 4 और प्लस हाफ है? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हम लोग का 1 एटम। इतना हाँ सर, एरिया यस सर। जो एज लेंथ के स्क्वायर से एरिया आएगा उसमें 1 एटम बिलोंग करता है। तो जो आपका गिवन एरिया था, आपका गिवन एरिया कितना था बोलो कोई? 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। तो क्या आप यूजिंग यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड से आप इस एरिया में नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं कि सिंस हाँ ए सर। स्क्वायर जो एरिया है उसके पास एक एटम था, तो 1 यूनिट एरिया होने से आपके पास 1/a² एटम होगा। याद रखना ए स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। तो 10⁻12 मीटर स्क्वायर एरिया से 1/a² इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर एटम्स होगा। बोलो समझे? Yes, sir. क्या सबको समझ में आ रहा है? सर। बोलो जी। हाँ बोलो, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक, कुछ और किसी का? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11। Sorry, 11. क्वेश्चन 11। हाँ 11 अभी पढ़े नहीं है, ठीक है, वो ब्रैग इक्वेशन है, बाद में पढ़ेंगे। ओके सर। और कुछ किसी का? Sir, 13 और 17. Maximum proportion of available volume that can be filled by hard sphere in diamond is, डायमंड के अंदर है ना मैक्सिमम पॉसिबल अवेलेबल स्पेस कितना होता है? इट इज 0.52। ओके, आप लोग को है ना इसको कैलकुलेट करना चाहिए। आपको याद होगा कि इन केस ऑफ डायमंड वैसे आप बना लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इन केस ऑफ डायमंड जेडएनएस स्ट्रक्चर होता है विथ कार्बन एट ऑल साइड्स। Yes, sir. ये जेडएनएस में हम लोग का एफसीसी लैटिस होता है ना? Yes, sir. यस सर। यस तो सर। 50% FCC lattice. tetrahedral, A tetrahedral voids per 50% 50% tetrahedral. 50% of tetrahedral. में सल्फाइड आयन occupies FCC lattice and zinc +2 occupies 50% of tetrahedral voids। सही है? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. तो आप है ना उस केस में कार्बन के एटम के फेस सेंटर्ड पे मौजूद, फेस सेंटर्ड लैटिस पे मौजूद होने से आप जरा गौर करें, एक तरह से पैकिंग फ्रैक्शन का ये कैलकुलेशन है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं √2a is equals to 4r for FCC? यस सर। फॉर FCC। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन अगर हमको इसमें लिखना है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल यूनिट्स। तो क्या हम लोगों का नंबर ऑफ एटम्स 8 था, हाँ सर। और यहाँ हम लोग 4/3 Yes, sir. पाई r³ लिख लें, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a के जगह पे क्या लिख सकता है? a के जगह पे क्या लिख सकता है? 4r/√2 4r/√2 का क्यूब। का क्यूब
अब आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। परफेक्ट आंसर तो हमको याद नहीं है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100। हाँ बिल्कुल, अगर परसेंटेज में लिखना है तो 100 करेंगे, फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। और बताओ। सर 17 भी तो नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, नहीं कर सकते, ब्रैग इक्वेशन है, पढ़े नहीं अभी। एक्चुअली होता है 2 लैम्डा साइन थीटा इक्वल्स टू एन, मतलब 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। कैसे आता है बाद में देख ले। कुछ और किसी का? चलो बढ़िया काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड डिस्कस करते हैं आज। न्यूमेरिकल बनाते रहिएगा, कंटिन्यूअसली बनाते रहिएगा। ठीक है, ओके सर। डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड। देखो लास्ट है ना, इस डिफेक्ट का एक है ना, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन जैसा दिया गया था कि डिफेक्ट ऑफ सॉलिड का फिजिकल मीनिंग क्या है। जब भी हम लोग का सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, तो अगर हम लोग 0 केल्विन के पास जाएं और 0 केल्विन पे सॉलिड का फॉर्मेशन करें तो आइडियल सॉलिड बन जाता है। जैसा हम लोग पढ़े हैं बिल्कुल उसी तरह का सॉलिड बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग 0 केल्विन से किसी दूसरे टेम्परेचर पे बात करते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने रेगुलर अरेंजमेंट से कुछ ना कुछ मिस करता है। जब हमारा सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने रेगुलर अरेंजमेंट से कहीं ना कहीं मिस करता है, तो उससे जो अरेंजमेंट, उससे जो क्या बोले, इरेगुलरिटी डेवलप होता है। इरेगुलरिटी जो डेवलप होता है हमारे सॉलिड के फॉर्मेशन में, उसको कलेक्टिवली डिफेक्ट्स कहा जाता है या इम्परफेक्शन कहते हैं। डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि अगर हमारा सॉलिड है ना 0 केल्विन पे बनता है तो जनरली उस केस में किसी भी तरह का उसके अंदर डिफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने रेगुलर अरेंजमेंट से मिस करता है। ठीक है, और वो जो इरेगुलरिटी डेवलप होता है उसी को सॉलिड का डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये डिफेक्ट एक्चुअली दो तरह का है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। देखिए जो आप पढ़ रहे हैं वो थ्योरी है, तो आप मेरी बात को समझते जाइएगा, चीज को देखते जाइएगा, और बाकी सब जो डिफिनेशन लिखना है वो सब कुछ है। जनरली हमारा डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। मान लो पूरा सॉलिड है और जो डिफेक्ट है या इरेगुलरिटी है वो किसी एक जगह हो या कहीं हो कहीं हो कहीं हो, थोड़ा थोड़ा जगह पे कहीं कहीं हो, उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर डिफेक्ट ऐसा है कि पूरा का पूरा एक लीनियर डायमेंशन में सॉलिड में थोड़ी दूर तक चला गया, ठीक है, जैसे आप क्या करें, आप एक पेज लें, पेपर पेज, उसमें आप कुछ पेन से ऐसे होल्स कर दें। जब आप होल्स करते हैं तो जहां होल होगा बस वही होल है, लेकिन अगर आप ब्लेड से उस पर एक मार्क कर देते हैं तो ये जो ब्लेड का मार्क होगा वो कुछ डायमेंशन तक चलता जाएगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कुछ डिफेक्ट्स ऐसा होता है जो कहीं कहीं होगा, उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन कुछ डिफेक्ट्स ऐसा होता है जो कुछ दूर तक चलता है, कुछ दूर तक चलता है, इरेगुलरिटी कुछ दूर तक मेंटेन रहता है, उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। बेसिकली आपको जो डिस्कस करना है वो कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट। आप अगर पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में थोड़ा सा देखना चाहें तो हम आपके लिए कुछ इमेजेस रखे हैं, उन इमेजेस पे आप गौर करेंगे तो आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये लाइन डिफेक्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इरेगुलरिटी कैसे डायमेंशन में है ना पूरे सॉलिड के अंदर चल रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरह का जो इरेगुलरिटी है, रेगुलर पैटर्न से देखो कैसे डिविएट कर गया है थोड़ा, और फिर वो पूरे डायमेंशन में अंदर की तरफ जा रहा है, उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इन फिगर्स के अंदर देखने का कोशिश करें।
इसमें कहीं कहीं डिफेक्ट्स अराइज है। कहीं देखो जैसे बीच वाले में, सबसे लेफ्ट वाले फिगर में देखो तो एक जगह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस है, सही है। इसमें देखेगा तो इस साइड पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एक्स्ट्रा आ गया है। इसमें जरा देखेगा तो यहाँ कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया है, ठीक है। तो ऐसा जो डिफेक्ट्स है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी एक पॉइंट पे आ गया या कहीं से मिस हो गया, मतलब जो भी इरेगुलरिटी है वो किसी सर्टेन रीजन के अंदर है। यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी डायमेंशन में वो चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में हम लोगों को है ना मेन डिस्कशन करना है। अब देखो जब इस पॉइंट डिफेक्ट में आप आगे बढ़ेंगे ना, तो पॉइंट डिफेक्ट को भी फर्दर आपको है ना दो तरह से अलग अलग डायमेंशन, मतलब अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। एक कहलाता है सॉलिड के अंदर का डिफेक्ट जब हमारे पास न्यूट्रल एटम्स हो, जैसे आयरन का क्रिस्टल, सोडियम का क्रिस्टल, सिल्वर का क्रिस्टल, इन सब में डिफेक्ट। और कुछ डिफेक्ट होता है जहां हमारे आयोनिक सॉलिड के अंदर डिफेक्ट हो, जैसे NaCl में डिफेक्ट, CsCl में डिफेक्ट। तो जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट है ना, उसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट, सॉरी वन इज कॉल्ड डिफेक्ट इन केस ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल एंड सेकेंड इज कॉल्ड डिफेक्ट इन केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। सोडियम के अंदर सोडियम क्रिस्टल में डिफेक्ट, आयरन में डिफेक्ट, ठीक है। ये सब एक अलग कैटेगरी होगा। और आयनिक क्रिस्टल के अंदर का डिफेक्ट, जैसे NaCl का डिफेक्ट, CsCl के अंदर कुछ डिफेक्ट है, CsBr में कुछ डिफेक्ट है, तो ये सब एक अलग तरीके का डिफेक्ट होगा। समझ में आ रहा? अब इसको भी दो पार्ट में आप डिवाइड किए। एक कहलाया वैकेंसी डिफेक्ट और एक कहलाया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? देखिए अभी हम सब आपको है ना मेन नोट्स पे जाके सब कुछ जैसे लिखा हुआ वैसे बता देंगे। आपको हम एक ब्रीफ रिव्यू देते हैं फिगर के साथ, जो दिख रहा है आपको वहां भी आपका फिगर बना हुआ है। ये फिगर थोड़ा ज्यादा अच्छा है तो इस पे देखिए मेरे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है, लेफ्ट वाला जो फिगर है वो परफेक्ट क्रिस्टल है, कोई डिफेक्ट नहीं। अब हुआ क्या कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने करेक्ट लैटिस साइड से मिस है। अब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने करेक्ट लैटिस साइड से मिस है, अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ के चला गया, खाली जगह छोड़ के चला गया, उससे जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी खाली जगह, जो खाली जगह डेवलप हुआ उससे जो डिफेक्ट आया उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। बिकॉज एक जगह है ये, इसलिए इसको है ना पॉइंट डिफेक्ट में आप काउंट करेंगे। वैसे हम आपको बोल चुके हैं कि हम लोग लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट ही डिस्कस करने वाले। इज दिस क्लियर? तो अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने करेक्ट लैटिस साइड से मिस होके जहां था वहां एक खाली जगह क्रिएट कर देता है, तो उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। कोई डाउट? नो सर। आप दो तीन क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दे दो। वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी को बढ़ा देगा सॉलिड का या डेंसिटी घटा देगा? डेंसिटी घटा देगा। घटा देगा सर। डेंसिटी घटा देगा, क्योंकि decrease घटा देगा सर, मास घटा देगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने करेक्ट लैटिस साइड से मिस है, इसलिए डेंसिटी घट जाएगा। बोलो सही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जब कभी भी वैकेंसी डिफेक्ट होगा, ऑलवेज रिमेंबर कि डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब इसी का एक और पार्ट आता है, नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आपके पास है एक परफेक्ट क्रिस्टल, सब कुछ एकदम आइडियल बिहेवियर की तरह एकदम अरेंज्ड, कुछ भी इरेगुलरिटी नहीं। अब हुआ क्या
कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो खाली जगह है, जो आपको याद होगा, आप उसको वॉइड्स कहते हैं, याद आया? हाँ सर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का खाली जगह जिसको आप वॉइड्स कहते हैं, उसी वॉइड्स का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल साइट भी होता है। जो खाली जगह आप पढ़ते हैं ना वॉइड्स के नाम से, उसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट, उसको कभी कभी इंटरस्टिशियल वॉइड भी कहते हैं। अगर हमारे पास कोई इंप्यूरिटी का एटम, इंप्यूरिटी किसको कहते हैं? ए का पूरा, मान लो ए एटम का एक क्रिस्टल है और उसमें बी कहीं से आ गया तो वो बी इंप्यूरिटी है। अब बी का क्रिस्टल है और उसमें ए कहीं से आ गया तो ए इंप्यूरिटी। समझ गए? तो अगर हमारे पास किसी प्योर क्रिस्टल में कोई इंप्यूरिटी एटम आ जाए और वो इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई करे, इंटरस्टिशियल जो खाली जगह था उसको ऑक्यूपाई कर ले, तो जो इरेगुलरिटी डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। यस तो होगा क्या कि जो परफेक्ट क्रिस्टल का अरेंजमेंट है उसमें कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आके, कोई इंप्यूरिटी एटम आके खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, उससे जो इरेगुलरिटी डेवलप होगा, डिफेक्ट जनरेट होगा, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो, कहीं भी अगर सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम का क्रिस्टल है तो उसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। लेकिन अगर हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है तो याद रखना वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की जगह पे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट्स आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बात करने का जरूरत है कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जनरली डिफेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसा पर्टिकुलर डिफेक्ट जिससे हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हुए सॉलिड का जो फॉर्मूला है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। हम लोग आयनिक सॉलिड में जा रहे हैं, ध्यान रखना, तो उसका स्टोइचियोमेट्री होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। स्टोइचियोमेट्री बोलेंगे तो अगर केमिस्ट्री का इस वर्ड में दिक्कत है तो आप सीधा सोच लीजिएगा फॉर्मूला बोल रहे हैं। अगर हमारे पास आयनिक सॉलिड है और उसमें कोई डिफेक्ट जनरेट होता है, लेकिन डिफेक्ट की वजह से उसके फॉर्मूला पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सर फ्रीज हो जा रहा सर। सर आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक, अगर डिफेक्ट की वजह से आयनिक सॉलिड के फॉर्मूला पे या स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता, जो फॉर्मूला प्योर क्रिस्टल में होगा वही डिफेक्टेड क्रिस्टल में होगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, उसको कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। पूरा सुना? यस सर। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूला बदलेगा या नहीं बदलेगा? सर नहीं नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा सर। नो सर नहीं बदलेगा। डिफेक्ट के पहले जो फॉर्मूला था, डिफेक्ट के बाद भी वही फॉर्मूला रहेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इज दिस क्लियर? हाँ सर। यस सर। सर इसी का रिवर्स सोचो, अगर डिफेक्ट होने के पहले जो मेरे पास परफेक्ट क्रिस्टल है उसका फॉर्मूला, डिफेक्ट होने के बाद जो क्रिस्टल बना है उसका फॉर्मूला अगर अलग अलग हो जाए, चेंज हो जाए, स्टोइचियोमेट्री बदल जाए, फॉर्मूला बदल जाए, तो उसको कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। बोलो, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूला बदलेगा या नहीं? बदलेगा सर सर। बदलेगा। तो बदलेगा। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट अगर हुआ तो जो फॉर्मूला डिफेक्टेड क्रिस्टल का आप लिखेंगे वो उसके ओरिजिनल फॉर्मूला से अलग होगा, और स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूला चेंज, स्टोइचियोमेट्री चेंज नहीं करता। कोई दिक्कत?
नो सर। सर जो आप इसके अलावा एक डेफिनेशन और- में बोलो। सर आप जो डेफिनेशन में स्टाइकियोमेट्री वो यूज कर रहे हैं उसका मतलब सर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलो, NaCl। बस यही है। अब अगर उसमें डिफेक्ट है हाँ तो भी NaCl, अगर सर उसमें रुक डिफेक्ट गया। है, रुक जाओ हमको पता चल रहा। अगर हम उसमें डिफेक्ट है तो NaCl, अगर डिफेक्ट नहीं है तो भी NaCl। इसका मतलब फॉर्मूला पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक एक क्रिस्टल के अंदर जो केटायन और एनायन का रेशियो था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसको Yes. कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। इज दिस क्लियर? यस हम शुरुआत में बोले थे कि अगर स्टोइचियोमेट्रिक वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप सीधा सोचें कि आप फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, सॉलिड के फॉर्मूला का बात कर रहे हैं। अगर आप सीधा सोचें कि आप सॉलिड के फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, अगर फॉर्मूला में किसी तरह का चेंज नहीं होता तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक और अगर डिफेक्ट है, फॉर्मूला बदल और जाता अगर है फॉर्मूला में चेंजेस तो नॉन होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो आपके पास आयनिक सॉलिड होगा, जो आपके पास आयनिक सॉलिड होगा, इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो सिंपल मेटालिक सॉलिड था जिसमें आयंस नहीं था। अब अगर मेरे पास आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट्स तीन तरह का, एक था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक था नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक के बारे में अभी हम बात नहीं किए हैं, नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बारे में भी हम बता देंगे। अभी सुनो, जरा सुनना, दिमाग बनाना, क्योंकि है ना आपको चीज को है ना थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको है ना एक चार्ट दिखाना चाहते हैं, उस चार्ट को आप देखिए और समझिए थोड़ा। देखिए, डिफेक्ट्स था, डिफेक्ट्स को दो तरह से लिया गया, एक कहलाया लाइन डिफेक्ट और एक कहलाया पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में हम लोग कोई डिस्कशन में नहीं गए, बस डेफिनेशन जान के छोड़ दिए। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक फॉर मेटालिक सॉलिड जिसमें न्यूट्रल एटम्स होता है, और दूसरा फॉर आयनिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड में डिफेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कहलाया वैकेंसी डिफेक्ट और एक कहलाया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है सब जगह? हाँ यस सर। सर। अब देखिए, जो हम लोग के पास आयनिक सॉलिड है उसके डिफेक्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा वाला का यहाँ जगह नहीं है, यहाँ समझ जाना, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सर। सर इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? अरे रुक यार रुक, खत्म थोड़ी ना, हम अपने बोल दिए, अभी इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में नहीं बोले हैं, थोड़ी देर में बोल देंगे, हम बोले थे। हाँ ठीक। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट is further divided in two types. एक है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अभी हम लोग शॉर्टकी और फ्रैंकल के बारे में देखने जा रहे हैं। आपको समझ में आया आप यहाँ तक कैसे पहुंचे धीरे धीरे? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब फिर पढ़ लेंगे, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर वहां देखो। तो देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट
और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दो तरह का डिफेक्ट है, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है ना, आयनिक क्रिस्टल में इक्वल नंबर केटायन और एनायन का अपने अपने जगह से मिस होता है। जितना नंबर ऑफ केटायन मिस होगा उतना ही नंबर ऑफ एनायन भी मिस होगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन, अगर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिस होता है तो उससे जो इरेगुलरिटी डेवलप होता है, उससे जो पॉइंट डिफेक्ट जनरेट होता है, उसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। आप क्रिस्टल को ध्यान से देखिए, क्या यहां से केटायन मिसिंग है तो यहां से एनायन मिसिंग है। इस फिगर में एक केटायन और एक एनायन मिसिंग है। अगर 10 केटायन मिसिंग है तो 10 एनायन मिसिंग होगा। अगर 20 केटायन मिसिंग है तो 20 केटायन एनायन भी मिसिंग होगा। मतलब इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अगर मिसिंग है तो उससे जो डिफेक्ट जनरेट होता है, इरेगुलरिटी डेवलप होता है, उसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। बोलो जी, समझे? हाँ सर। Yes, sir. Yes, तो sir. बताओ क्या मिस होगा इसमें? सर जितना नंबर ऑफ केटायन Number of cation is equal to Cation anion. and number of anions cation equal number में are sir. equal. Equal number of cation and anion missed from their correct lattice site. Correct? ठीक है। यस अब जरा सोचना, अगर इक्वल नंबर केटायन और एनायन का मिस हो रहा है, सुनिएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं, पीछे नोट्स पड़ा है, ठीक है, हम एक बार स्क्रॉल करेंगे, सब बात धीरे धीरे बता देंगे, आप बस समझने पे जोर दीजिए। अगर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपने करेक्ट लैटिस साइड से मिस है तो क्या चार्ज का न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा? Yes, sir. हाँ sir. हाँ सर। क्या जो प्रोपोर्शन है केटायन और एनायन का डिफेक्ट के पहले, वही प्रोपोर्शन केटायन और एनायन का डिफेक्ट के बाद भी होगा? यस सर। Yes sir. तो प्रोपोर्शन मेंटेन, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन, इसलिए स्टोइचियोमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या समझे? Yes sir. फॉर्मूला सेम रहता है। फॉर्मूला सेम रहता है, बिल्कुल सही। अब जरा हमको सोच के बोलना कि बिकॉज केटायन और एनायन क्रिस्टल से निकल गया है, इसको आप वैकेंसी डिफेक्ट का कैटेगरी में रखेंगे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? सर वैकेंसी Vacancy. वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, अगर ये वैकेंसी डिफेक्ट है तो डेंसिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा sir. घट जाएगा sir. घट जाएगा sir. Decrease. डेंसिटी घट जाएगा। वेरी गुड। क्या ये समझ में आया सब बात? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम और ऐड करना चाहते हैं, जो इस फिगर के हिसाब से अगर आप सोचिएगा तो नहीं समझ पे आएगा। ये दोनों फिगर एक ही तरह के साइज रेशियो में दिखा दिया गया है, ठीक है, लेकिन मेरा अपना कुछ नॉलेज हम आपको इससे शेयर कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली वैसा सॉलिड शो करता है जिसमें केटायन और एनायन का साइज लगभग सेम हो। केटायन और एनायन का साइज लगभग सेम हो। इज दिस क्लियर? हाँ यस सर। अगर केटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम है तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा? नहीं समझ में आया? हम बोलते अगर केटायन और एनायन का साइज सेम है तो क्या रेडियस रेशियो ज्यादा होगा? हाँ सर। और रेडियस रेशियो अगर ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो ज्यादा होगा। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. क्या सबको मेरी बात समझ में आई? Yes sir. एक बार फिर से बोलिए ना. फिर से रिपीट। अगर कभी ऐसा हो कि केटायन और एनायन का साइज, केटायन तो हमेशा थोड़ा छोटा होगा लेकिन ऑलमोस्ट साइज में गैप बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज, तो रेडियस रेशियो हाई होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, और वैसा ही आयनिक सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट को ज्यादा शो करता है। क्या समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes सर। sir. तो शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिस होता है, चार्ज का न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला मेंटेन रहता है। ये वैकेंसी डिफेक्ट का एक एग्जांपल है।
तो डेंसिटी घट जाता है। बेसिकली वैसा आयोनिक सॉलिड जिसमें रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन ऑलमोस्ट सेम हो, रेडियस का रेशियो हाई हो, उस केस में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने वाला सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। क्या तुमको सब बात समझ में आया? हाँ यस सर। सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, इस क्रिस्टल को देख के कोई कुछ बता सकता है इसमें क्या हुआ है? हाँ तो सर, सर ये एनायन सर, एनायन एनायन एक जगह से आयन दूसरी जगह उठा हो के गया। दूसरी जो जगह सर रख दिया कैटायन है है। ना सर, वो अपना लैटाइस साइड छोड़ के हाँ। टेरेस्ट्रियल साइड में चला गया है। बिल्कुल सही। यस सर। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर केटायन, या जनरली बोलो तो छोटा आयन, ऑब्वियसली केटायन होता है, केटायन अपने करेक्ट लैटिस साइट को छोड़ के, केटायन अपने करेक्ट लैटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया है, कोई खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है, जो वॉइड रहता है इंटरस्टिशियल जगह उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, उससे जो पर्टिकुलर डिफेक्ट जनरेट हुआ उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो बताओ इस क्रिस्टल से कितना केटायन या एनायन मिस हो गया? एक। एक भी नहीं सर। कैटायन सर। एक भी नहीं सर। एक भी एक नहीं। भी नहीं मिस हुआ, बस अपने जगह से डिसलोकेट हो गया। क्या बोलो? हाँ सर, वो एक हाँ yes सर, सर। हाँ वो एक कैटायन। डिसलोकेट हो गया, कोई मिस नहीं हुआ। अगर मिस नहीं हुआ तो फॉर्मूला सेम रहेगा या डिफरेंट? सेम सर सेम रहेगा। रहेगा। सेम रहेगा। बताओ Same डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? सेम रहेगा। नहीं सेम सर, कुछ नहीं रहेगा हुआ। सेम रहेगा। सेम सेम रहेगा। रहेगा। अब आप इसको किस डिफेक्ट के अंदर रखते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट? इंटरस्टिशियल। 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 सर दोनों। इंटरस्टिशियल। जहां हाँ, ये से तो दोनों निकला वहां वैकेंसी और जहां पहुंचा वहां इंटरस्टिशियल। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अगर Yes, तुम sir. लोग केवल इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल जो बोल रहा है तो इंटरस्टिशियल में पढ़ा था ना, डेंसिटी बढ़ जाता है। यस सर। yes sir, यहाँ पर इक्वल है डेंसिटी। हाँ, इक्वल डेंसिटी, मतलब वैकेंसी की वजह से घटा तो वही। अरे हुआ बात क्या है, आयन अपने जगह से निकल के कहीं और चला गया, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट ही नहीं। जहां से हटा वहां वैकेंसी हुआ, जहां गया वहां इंटरस्टिशियल ऑक्यूपाई किया। तो ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों का एक साथ का इफेक्ट है। बोलो, समझा? यस सर। सर एक बार Yes, फिर sir. समझाएगा? हाँ, सर एक बार फिर से थोड़ा केटायन अपने जगह से निकल के इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लिया, तो केटायन जब अपने जगह से हटा तो वहां खाली जगह बना। यस सर। यस सर। नहीं, तुम लोग का यस नहीं सुनना है, जो क्वेश्चन पूछता है उसका यस सुनना हमको। खाली क्वेश्चन पूछ के भागा मत करो यार, बहुत परेशानी होता है हमको। हाँ, तो जो हमारा केटायन अपने जगह से हट के दूसरा इंटरस्टिशियल वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया, तो जो हटा है वो अपने पीछे खाली जगह छोड़ के गया ना, यस सर। तो वो हो गया वैकेंसी। और जहां ऑक्यूपाई किया, इंटरस्टिशियल वॉइड ऑक्यूपाई किया। अब देखो तो हम इसको देखने की कोशिश करें, इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई किया, उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यस सर। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों डिफेक्ट एक साथ मौजूद होता है। इज दिस क्लियर? यस यस सर। अच्छा बताओ जी, फॉर्मूला पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला रिमेन्स अनचेंज्ड? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। अब जरा सुनना, थोड़ा गौर से सुनना। फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली वहां होता है जहां केटायन और एनायन के साइज में थोड़ा डिफरेंस हो। केटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, तब जाके केटायन का छोटा होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो केटायन अगर छोटा है, एनायन अगर बड़ा है, तो रेडियस रेशियो कम होता है। रेडियस रेशियो कम होने से कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होता है। तो जनरली वैसा पर्टिकुलर आयोनिक सॉलिड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, जिसमें रेडियस रेशियो कम हो,
दैट कैन शोज फ्रैंकल डिफेक्ट, वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। बोलो समझे? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ये था आपके पास शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। किस केस में डेंसिटी बढ़ जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में। फ्रैंकल डिफरेंस कल में सेम रहता है। नो सर, अरे किसी में दोनों नहीं बढ़ता। किसी में सेम ही तो डेंसिटी रहता है। बढ़ता नहीं है भाई, सेम रहता है ना शॉर्टकी सर। में घटता है और फ्रैंकल में सेम रहता है। सेम रहता हाँ सर, हाँ यस चलो सर। बढ़ा रहा है, सर को खुश करने के चक्कर में बढ़ा देगा। इस क्रिस्टल को देखिए ध्यान से, ये क्रिस्टल, ये एक्चुअली एग्जाम्पल है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का। जो लोग इम्प्यूरिटी वाले डिफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है ना, वो देखिए। ठीक है, बताइए तो पूरा देख के कहाँ डिफेक्ट है? सर आप सर स्टॉन्टियम SR2 प्लस पे और वो SR2+ Na यहाँ प्लस पे गायब है सर। SR2 प्लस इम्प्योरिटी हो गया, वहां पे वैकेंसी हो गया। SR2+ जो आ गया ना, वो एक इम्प्यूरिटी। प्योर NaCl का क्रिस्टल है, प्योर NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, उसमें कुछ सोडियम अपने करेक्ट लैटिस साइड को मिस कर दे और उसके जगह पे स्ट्रोंटियम आ जाए। बोला तो ऐसे जाता है, बोला तो ऐसे जाता है कि NaCl के क्रिस्टल में हम लोग स्ट्रोंटियम क्लोराइड को ऐड करें। जब आप NaCl के क्रिस्टल में, जब आप NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंटियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, स्ट्रोंटियम क्लोराइड SrCl2, इससे SrCl2, इससे एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है, सो इसको बहुत केयरफुली देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या कि जब हम लोग प्योर NaCl क्रिस्टल में स्ट्रोंटियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, तो स्ट्रोंटियम +2 आयन सोडियम प्लस को उसके करेक्ट लैटिस साइड से हटा के खुद उसका पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, लाइक इन दिस फिगर हियर इट इज। बट टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, देखो स्ट्रोंटियम जहां जाएगा ना, 2 आयन चार्ज लेके जाएगा, +2 लेके जाएगा। तो अगर 2 +2 लेके जा रहा है, तो चार्ज के न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक सोडियम के निकलने से काम नहीं होगा, एक सोडियम के निकलने से काम नहीं होगा, तो उसके साथ एक और सोडियम को निकलना पड़ता है, लिविंग बिहाइंड केटायन वैकेंसी। एक और सोडियम अपने करेक्ट लैटिस साइड से मिस है और अपने पीछे छोड़ के जाता है केटायन वैकेंसी। इस तरह का जो इरेगुलरिटी क्रिस्टल में डेवलप होता है, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। फिर से सुनना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आपके एनसीईआरटी में है, अलग अलग कंपटीशन में पूछा गया है, सो बी केयरफुल। प्योर NaCl के क्रिस्टल को अगर हम लोग इम्प्यूरिटी के तौर पे SrCl2 ऐड कर दें, तो Sr+2 आयन Na+ को उसके करेक्ट लैटिस साइड से हटा के खुद उसका पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी एक और Na+ को अपने करेक्ट लैटिस साइड से हटना पड़ता है और लिविंग बिहाइंड केटायन वैकेंसी, अपने पीछे केटायन का वैकेंसी, केटायन का खाली जगह छोड़ के जाता है। इस तरह से जो क्रिस्टल में इम्प्यूरिटी की वजह से डिफेक्ट डेवलप होता है, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। समझे जी अंकुर बाबू? हाँ सर। ठीक है, अब जरा सर वो सुनना बोले, सबको ध्यान से। सर वो जो बोले ना एक और Na+ छोड़ के जाता है, वो नहीं समझ में। हम बोले नहीं, हम देखो क्या बोले, 2 गो सोडियम रहेगा तो प्लस प्लस 2 प्लस रहेगा, लेकिन जब एक SR आया तो वो अपने आप में 2 प्लस है। तो चार्ज का न्यूट्रलिटी क्रिस्टल हमेशा मेंटेन करता है। तो जब एक SR के आने से 2 प्लस आ गया, तो एक सोडियम के हटने से काम नहीं होगा, 2 सोडियम को हटना पड़ेगा। बोलो समझा? यस सर। तो वो 2 सोडियम, एक जो वो SR2+ जिसके प्लेस में आया है, जिस सोडियम के प्लेस में, और एक बगल वाला
हाँ बिल्कुल, एक Na+ का जगह तो Sr+2 ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन एक Na+ का जगह तो खाली रह गया। यस सर। तो वही सेकंड वाला केटायन वैकेंसी के तौर पे काउंट होगा। बोलो समझा? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन सुनना, इसमें कितना केटायन वैकेंसी क्रिस्टल में जनरेट होगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन होता है। तो आप जरा गौर करें, जितना Sr+2 आयन आप ऐड करेंगे उतना ही केटायन वैकेंसी जनरेट होगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। तो अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी, तो कैन वी से दैट कि इक्वल नंबर ऑफ Sr+2 आयन, और Yes, we sir. can say that Yes, sir. कि नंबर Yes, ऑफ sir. SrCl2, जितना SrCl2 आप ऐड करेंगे उतना ही Sr+2 जाएगा, और जितना Sr+2 जाएगा उतना ही केटायन का वैकेंसी भी जनरेट होगा। बोलो समझे? सर वो Yes, yes, sir. SrCl2 वाला नहीं समझ में आया। समझो भाई, एक SrCl2 लेगा तो एक Sr+2 आयन बनेगा। यस सर। तो जितना Sr+2 चाहिए उतना ही ना SrCl2 लीजिएगा। यस सर। अरे नहीं समझा? एक बार सर फिर से। अरे क्या कर रहा है भाई? एक आयन चाहिए Sr+2 का, यस एक सर। ना SrCl2 लेंगे, हाँ ठीक। और अगर 10 गो चाहिए Sr+2 तो 10 गो हाँ। ना लेंगे SrCl2। हाँ ठीक सर। तो जितना SrCl2 लेंगे उतना ही Sr+2 बनेगा, उतना ही केटायन का वैकेंसी भी बनेगा। बोलो समझा? हाँ। देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। तो किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर? क्या बोलता है, सही है? यस सर। तो एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन है, सुन लेना ऐसे ही कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर, नहीं हम तो सीधा आंसर बताने लगे, आंसर नहीं बताना हमको, खाली क्वेश्चन बोल देना है, ठीक है? सुनो, क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग 0.1 मोल % SrCl2 से किसी NaCl क्रिस्टल को डॉप करेंगे, डॉपिंग का मतलब होता है इंप्योरिटी ऐड करना। फिर से सुनो, 0.1% SrCl2 से जब हम लोग NaCl क्रिस्टल को डॉप करेंगे तो बताओ कितना केटायन वैकेंसी जनरेट होगा। अगर आप एनसीईआरटी वाला जो हम लोग क्वेश्चन भेजे थे, हम भेजे थे ना इसमें सॉलिड स्टेट में लगा के। यस सर। यस सर, देखना यस सर, नोट्स में है ना, नीचे में है। एकदम नीचे में है सर। हाँ, तो उसमें जब तुम नीचे देखेगा ना तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जरूर उसको कर लेना, एकदम समझ के कर लेना। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, हम तो आंसर बता रहे थे, हमको जरूरत नहीं आंसर बताने का, पहले आप ट्राई करके आइएगा। बोलिए समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सर बोलो। सर सर तो क्वेश्चन कहाँ है सर? वो हम नहीं जानते, अभी हम पढ़ाएं तुम्हारा क्वेश्चन खोजेंगे अभी। नहीं सर, मतलब आप भेजे कौन सा वाला PDF में? अरे भेजा हुआ है यार, कभी देखा है नीचे तक खिसका के उसको? यस। अच्छा रुक जाओ, लाइन पे रहना। क्या तुम लोग सब कोई देखा है नीचे तक? हाँ सर। यस यस सर। सर। है कि नहीं? नीचे बोलो तो इसको। यस सर। यस सर। अभी बोलो जी ऋषिकेश। सर उनसे थोड़ा पूछे ना, तारीख कौन सा है सर? इतना सारा अच्छा, हाँ, PDF करना। सब यही लोग 21 काम कर तारीख, देगा, तुम 21 छाप तारीख, लेना खाली। 21 तारीख। चलो अगला, पढ़ता उड़ता है नहीं, क्या भेजे यही पता नहीं है लो। चलो आगे सुनो, आगे हम लोग के Yes, पास sir, है, है। बड़े आगे। हाँ सर। आगे हम लोग के पास है एक तरह का नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब फॉर्मूला बदल जाता है, आप ऐसा मानो। उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चन जरूर रहेगा, नाम है एफ सेंटर।
एफ सेंटर होता क्या पहले समझना अच्छे से। तुम क्या करो ना, एक प्योर NaCl का क्रिस्टल लो, प्योर NaCl का क्रिस्टल, उसको एक कंटेनर में बंद कर दीजिए और उसके अंदर सोडियम डाल के सोडियम का वेपर क्रिएट कीजिए, मतलब गर्म कीजिए। NaCl का क्रिस्टल है, कंटेनर में बंद कर दिए, अंदर में सोडियम डाल के उसका वेपर क्रिएट किए। जब आप NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर में गर्म करते हैं तो NaCl का क्रिस्टल येलो कलर का दिखाई देता है। पहला लाइन पढ़ लो, लिखा है सोडियम मेक्स NaCl येलो, सोडियम मेक्स NaCl येलो। हम क्या बोले, सोडियम का क्रिस्टल लेना है, उसको एक कंटेनर में बंद कर देना है जिसमें सोडियम का वेपर हो। तो जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो NaCl का क्रिस्टल येलो कलर शो करता है। उसी तरह KCl के क्रिस्टल को पोटेशियम के वेपर में गर्म करेंगे तो वायलेट कलर, और LiCl के क्रिस्टल को लिथियम के वेपर में गर्म करेंगे तो पिंक कलर होगा। कलर याद कर लेना, NaCl कैसा दिखाता है, येलो। येलो। KCl कैसा दिखेगा, वायलेट, वायलेट। LiCl कैसा दिखेगा, पिंक। चलो ठीक। अब इसका मैकेनिज्म समझते आखिर होता है। देख, NaCl का क्रिस्टल को जब हम गर्म करते जिसमें सोडियम ऑलरेडी वेपर फॉर्म में मौजूद है, तो देखो होगा क्या, जो हम लोगों के पास सोडियम है वेपर फॉर्म में जाके ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्रॉसपॉन्डिंग केटायन बनाएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस है ना, जब तक गैस नहीं बनेगा तब तक होगा नहीं। तुम ये सोच रहा है कि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, नहीं होता। अब यहां समझो, मान लीजिए हम लोगों का प्योर क्रिस्टल यहां से यहां तक था, ये एक प्योर क्रिस्टल, ये एक प्योर क्रिस्टल है। ठीक है, अब जब आप इसको गर्म किए तो इसके ऊपर, इसके सतह पे सोडियम आ गया Na+ फॉर्म में, और साथ में उसका ये रिलीज इलेक्ट्रॉन भी है। तुरंत अंदर से कोई Cl- निकलता है, सोडियम के साथ कंबाइन कर जाता है। तुरंत अंदर से हम दूसरा Cl- पकड़ लिए हैं, यहाँ पे नाम अलग लिखा हुआ है, चलो रुक जाओ हम कर लेते ठीक। देखो यहाँ जो नाम लिखा हुआ है ना उसी हिसाब से चलते हैं। ये वाला लिखा हुआ है इस Cl के लिए, तो हम एरो भी उसी के लिए दिखाते हैं। ये Cl निकल के Na+ से कंबाइन कर दिया। जब ये Cl- बाहर निकल के Na+ से कंबाइन कर गया तो अपने पीछे छोड़ गया खाली जगह, एनायन वैकेंसी, एनायन का वैकेंसी छोड़ के गया। अब देख, चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो आके इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। यस सर। चार्ज न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होगा। तो अगर Cl- बाहर निकल के Na+ के साथ कंबाइन किया तो अपने पीछे जो एनायन का वैकेंसी छोड़ के जाएगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एनायनिक वैकेंसी में ट्रैप्ड हो, फंसा हुआ हो, उसको कहते हैं एफ सेंटर। और इसी एफ सेंटर की वजह से क्रिस्टल कलर शो करना स्टार्ट करता है। तो एफ सेंटर क्या है, दैट एनायनिक वैकेंसी in which electron is trapped, that anionic vacancy in which electron is trapped is called F center। ऐसा एनायनिक वैकेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है उसको कहते हैं F center। and due to formation of this F center, NaCl crystal shows yellow color in sodium vapor, KCl crystal shows violet color in potassium vapor, and LiCl crystal shows pink color in lithium vapor। Is this clear? Yes sir। यस सर। यस सर। फिर से एक बार शॉर्टकट में, जब हम लोग NaCl के प्योर क्रिस्टल को सोडियम के वेपर में गर्म करते हैं तो सोडियम Na+ में कन्वर्ट होता है विथ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंबाइन विथ Na+, Cl- जो क्रिस्टल के अंदर था
वो अपने साइट को छोड़ के बाहर आता है, लिविंग बिहाइंड एनायनिक वैकेंसी। उस एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा एनायनिक वैकेंसी जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करके रखे उसको कहते हैं एफ सेंटर। एंड ड्यू टू दैट एफ सेंटर, क्रिस्टल shows color like NaCl shows yellow color in sodium vapor, KCl shows violet color in potassium vapor, and LiCl shows pink color in lithium vapor. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक मिनट, थोड़ा डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप। हाँ जी, कोई दिक्कत कहीं? No, No, sir. नो सर। वेरी गुड। क्या समझ पा रहे होंगे आप लोग इस इलेक्ट्रॉन को? यस यस सर। सर। क्या ये एफ सेंटर है? यस सर। हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. ठीक। एफ सेंटर की वजह से सॉलिड में अभी जो तुम पढ़ रहा है, तुम ये बोलेगा कि उसके अंदर कलर आता है, लेकिन आगे Yes, चल के तुम देखेगा कि एफ सेंटर की वजह से बहुत सारा सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एफ सेंटर का कोई डेफिनेशन बोल दो तो भाई तुरंत फटाक से। वैकेंट और वो वाइटल इन विच एनायन वैकेंसी इलेक्ट्रॉन जहाँ इलेक्ट्रॉन enters. फॉर्म का मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। The इलेक्ट्रॉन ionic vacancy where electron is trapped. ऐसे मेरा के बात करता तुम लोग। अरे थोड़ा ठीक से बोल। The anionic vacancy in which electron is बिल्कुल। ये ऑर्बिटल कहाँ से बोला? कोई बोला ऑर्बिटल? हम पूरे डिस्कशन में ऑर्बिटल वर्ड एक बार भी नहीं बोले। आई स्टूडेंट ऑर्बिटल से स्टार्ट कर रहा, ले कहीं नहीं बोले भाई ऑर्बिटल। बोले दैट एनायनिक वैकेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इज कॉल्ड एफ सेंटर। ठीक है? यस सर। ऑर्बिटल अपने से जोड़ेगा तो नंबर अपने हिसाब से माइनस होगा। बात समझा? इसको देख लो, न्यूमेरिकल आएगा। ये जो ग्रीन और ग्रीन, हल्का ग्रीन और भारी ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, इससे न्यूमेरिकल आएगा और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होता है। देख लो, तुम अपने से एनालाइज करो, देखो कि इसमें क्या है। देखो तो अच्छे से, इसमें क्या है ऐसा खास? सर Fe2 प्लस और Fe3 प्लस Fe3 जो plus और कंबाइन होके Fe3 O2 माइनस के साथ बना रहा। बिल्कुल ठीक बोला। चार्ज न्यूट्रलिटी नहीं रहेगा। अभी तो है। हाँ सर, होगा तो इसमें न्यूट्रलिटी है सर। देखो तो अभी है। नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ अच्छा हम बोल रहे न्यूमेरिकल रहता है, इसलिए बी केयरफुल और अच्छा क्वेश्चन होता है इससे। सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास है प्योर फेरस ऑक्साइड FeO। जो डिफेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये एक नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट है, तो ऑब्वियसली है ना फॉर्मूला पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसी पर्टिकुलर डिफेक्ट के अंदर आपको नॉन स्टैच्यूमेट्रिक का एक्चुअल मीनिंग भी पता चलेगा। ठीक है? होता क्या है कि जब आप प्योर FeO लेते हैं तो अगर उसमें 100 Fe+2 आयन है तो चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 100 ऑक्साइड आयन भी है। बोलो समझा? इसलिए हाँ सर। इसका इनका रेशियो 100:100 या 1:1 है। इसलिए फॉर्मूला में Fe1O1 है। क्या समझ में आया इतना? हाँ, Yes. sir. यस सर। कोई दिक्कत नहीं किसी, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? No, sir. नो सर। और आगे? No, sir.
अरे एक बार फिर वाला लोग है ना, बार बार फिर कराते रहता है, तुम तो सुनता है नहीं ठीक से भाई। 1 घंटा का काम को तो लोग 1.5 घंटा ले जाता है। फिर से सुन, अब फिर बोल देना फिर से एक बार। प्योर FeO है, इसके अंदर Fe+2 आयन 100 मानते हैं, तो चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऑक्साइड भी 100 को होगा। यस सर। ठीक, इसका मतलब ये है कि दोनों 100-100 है या 1:1 है। हाँ सर। तो क्या फॉर्मूला में Fe1O1, या फिर अगर तुमको मन है तो Fe100O100 लिख दो। हाँ सर, ठीक ठीक है है, समझ गए। ये हम लोग प्योर क्रिस्टल लिए, अभी हम लोग कोई डिफेक्ट नहीं लिए। ओके, अब सुनना, जनरली जो डिफेक्ट आप पढ़ रहे हैं ये वैसे ही ऑक्साइड्स के अंदर होता है जिसमें डी ब्लॉक का कोई मेटल हो, डी ब्लॉक मेटल। ठीक है, डी ब्लॉक मेटल। अच्छा सर, डी ब्लॉक मेटल के अंदर क्या है? डी ब्लॉक मेटल के अंदर एबिलिटी है टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट तो जानते हैं ना? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ Fe+2 Fe+3 क्या समझ रहा? कॉपर+2, जिंक+2 जिंक+3। मतलब ये सब जो डी ब्लॉक वाला मेंबर सब है ना, वो अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, अब जरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं क्या ना कि 3 Fe+2 अपने आप को ऑक्सीडाइज किया Fe+3 में। ठीक है, 3 Fe+2 अपने आप को ऑक्सीडाइज किया Fe+3 में, तो चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 ही Fe+3 तो काफी है ना, जो 3 के चार्ज को मेंटेन कर लेगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इसका मतलब लॉस ऑफ 1 Fe, एक Fe का नुकसान होगा। हाँ सर, Yes, नहीं sir. समझा सब कोई? समझ मान समझे लो, सर। मान लो 2 Fe+2 अपने आप को 2 Fe+3 में कन्वर्ट किया। हमको यहाँ 2 लिखना चाहिए। 2 Fe+2 अपने आप को 2 Fe+3 में कन्वर्ट किया, तो देखना 2 Fe+3 बनने से 6 चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा +6। जबकि हम लोगों के पास जबकि हम लोगों के पास 2 Fe+2 ही ऑक्सीडाइज हुआ था। आवाज आ रहा है? हाँ सर, अभी हाँ आ सर। रहा है, बीच में रुक गया था। 2 Fe+2 ऑक्सीडाइज हुआ था, तो हमारे पास चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव बढ़ जाता है। 2 यूनिट पॉजिटिव के बढ़ने की वजह से आयरन का नंबर घटना पड़ता है, तब जाके ऑक्साइड के निगेटिव को बैलेंस करके रखेगा। क्या ये समझे आप? यस सर सर। थोड़ा कम समझ में आया सर। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल आप 2-3 बार बोलिए। अब काम है, ऊपर वाले में काम नहीं था, ऊपर वाला सिंपल। अब काम ये है, जरा गौर करना कि सम Fe+2 ऑक्सीडाइज टू Fe+3, so to maintain charge neutrality, there is decrease in Fe in stoichiometric formula। स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला में Fe का नंबर घट जाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा हम क्वेश्चन ही आपको दिखा दे पहले, तो वहां से चीज समझना ज्यादा इजी होता है। मान लो जैसे तुमसे ये बोला गया, क्वेश्चन ये बोला गया कि लेट एनी
iron oxide have formula Fe 0.96, oxygen 1.00, then find percentage of Fe+2 and Fe+3 in oxide. उस ऑक्साइड में कितना आयरन Fe+2 के फॉर्म में है और कितना आयरन Fe+3 के फॉर्म में है, उस नंबर को फाइंड आउट करो। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप जब इस क्वेश्चन को समझिएगा तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब हम लोग Fe में लिख रहे हैं 0.96 और ऑक्सीजन में लिख रहे हैं 1.00, तो क्या हम लोग इसको Fe96 ऑक्सीजन 100 लिख सकते हैं? यस सर। हाँ सर, लिख सकते हैं। मतलब Fe+2 और Fe+3 मिल के 96 होगा, 96 होगा। ठीक है, अब मान लो लेट Fe+3 x है, तो Fe+2 96 माइनस x होगा। 96 माइनस यस सर, यस सर। टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए +3 वाला x है और +2 वाला 96 माइनस x, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 वाला 100 है। यस सर। यस सर। किसको ये लाइन नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी, बोलो फटाफट। 2 into 100 वाला समझ नहीं आया। अरे ऑक्सीजन तो -2 है ना, वो 100 को है ना। हाँ सर। तो कोई तुम ये मत सोचना कि राइट हैंड साइड में माइनस लगेगा। हमको तो पता है कि राइट हैंड साइड में निगेटिव लिख रहे हैं, तो माइनस फिर नहीं ना लगाएंगे। हाँ सर। यस सर। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. चलिए Yes, थोड़ा sir. कैलकुलेशन कर ले, थोड़ा कैलकुलेशन कर ले भाई। यहाँ पे 3x प्लस 96 को 2 से मल्टीप्लाई किए 192 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 200। तो क्या x का वैल्यू 8 आया? 8 यस सर। यस सर। मतलब मेरा Fe+3 8 है और मेरा Fe+2 96 माइनस 8, कहने का मतलब 88 है। बोलो समझे? यस सर। Yes, sir. और Yes, ऑक्साइड sir. आयन 100 है। तीनों समझ में आया? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ हमारा Fe+2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से जो हमारे आयरन ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला FeO था, जो हमारे आयरन ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला FeO था, वो बदल के Fe 0.96 ऑक्सीजन 1.00 हो गया। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. फिर से सबको ये निकालने आता है, आपको इसका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सॉलिड स्टेट में इसका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम 2 न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, एकदम कर लेना। एक वो केटायन वैकेंसी वाला स्ट्रोंटियम क्लोराइड, और एक तो ये वाला। जनरल केस में जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड का बात करते हैं, तो डी ब्लॉक मेटल के पास ये एबिलिटी होता है कि वो अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। अगर कोई मेटल अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी
उसका कुछ आयरन एटम या मेटल एटम क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। इससे क्रिएट होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जो एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। फॉर्मूला ऑफ सॉलिड चेंज कर जाता है। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या सबको समझ में आया? यस Yes, sir. ऑलमोस्ट। फिर से बोलेगा, आवाज कट रहा था। फिर से बोल दो। जब भी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्साइड लेते हैं, फिर कट रहा ना? फिर कट रहा ना? नहीं No, सर, नो ठीक सर, है। अभी No, सही sir. है। No, sir. उस समय भी नहीं कट रहा. जब भी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्साइड लेते हैं, तो उसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट के पास ये एबिलिटी होता है कि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। जब भी कुछ एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट्स अपने आप को ऑक्सीडाइज करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा, तो टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी कुछ आयरन, कुछ मेटल एटम्स को अपने करेक्ट लैटिस साइड से मिस होना पड़ेगा। इससे हमारा स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉलिड चेंज कर जाता है और मेटल का डिफिशियंसी होता है, मेटल का नंबर घट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जो एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। बोलो, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। ऑलमोस्ट आपका सॉलिड स्टेट है ना कंप्लीशन पे है। आपके पास डिफेक्ट में एक छोटा सा डिफेक्ट बच गया है। अभी हम लोग का इसके बाद फिजिक्स का भी क्लास है, तो हम लोग अगले दिन प्रोसीड करेंगे। आपको इसका नोट्स है ना, हम यहाँ तक का सारा डिफेक्ट का सारा नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे। आप सब कुछ अच्छे से कॉपी पे लिख लेंगे। आपको ये भी चीज रहेगा जिसपे समझाया गया, आप चीज को वहां पे यूज करके जब भी लिखेंगे तो आप दोनों चीज एक साथ देखेंगे। जो आपको है ना समझाने वाला सीट है वो, और जो आपका एक्चुअल नोट्स है वो, दोनों को मिला जुला के लिखिएगा। खाली वहां से छाप मत दीजिएगा, सोच सोच के लिखिएगा। ठीक है, ओके समझ सर। में आ रहा है? सर नोट्स में कहाँ तक सर। लिखना है? 10 मिनट वो हम बाद ही आपको उतना ही भेजेंगे जितना लिखना। आप पढ़िएगा तो पता देखिए, अब है ना, आप बच्चा नहीं है, मेरे बात समझने का कोशिश करो। अब आप बच्चे नहीं हैं कि अगर हमसे गलती से मान लो हमसे गलती से लिखा गया कि 4 5 इज इक्वल टू 20, तो तुम सर यहाँ क्या मिसिंग है, अपने से लगा सकता है ना? यस सर। तो भाई अब बच्चे नहीं आप। मान लीजिए हमसे 2 पेज एक्स्ट्रा चल गया, हमको कोई क्वेश्चन देना था, उसमें हम क्वेश्चन फिल्टर नहीं किए, 2 एक्स्ट्रा टॉपिक का क्वेश्चन चल गया, तो लड़ाई झगड़ा मत कीजिए कि सर ये वाला पढ़ा देंगे। भाई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? तो थोड़ा सर, अभी मैच्योर की physics तरह का काम class करा जाए। सर बोलो अभी जी, क्या बोल रहे मैथ्स थे? का ना, सर, मैथ्स का फिजिक्स का क्लास। क्लास होगा अभी। हाँ बिल्कुल होगा, 10 मिनट में स्टार्ट सर, करेंगे। 10 मिनट है ना सर? सर हाँ सर 10 मिनट बिल्कुल। सर 5 बजे से कर दीजिए ना सर क्लास। अरे यार 5 बजे से बेरोजगार नहीं ना है, रोजगार है मेरा, ठीक है? सर तुम्हारे तरह सर। नहीं है। चलो चलो लड़ाई सर। सर हाँ, हम बोलो। लोग का सर, मैथमेटिक्स है ना आज। अरे भाई इसका जो बैच जहां था वहां है, ठीक है? ओके सर। दूसरा बैच हुआ, जो सेकंड बैच आके है ना अपना सॉलिड स्टेट खत्म किया, ठीक है? अभी है ना, सर। हाँ बोलो। सर वो आप जो क्वेश्चन बता रहे थे ना, क्या वो यही क्वेश्चन है? इफ NaCl is dropped with 10 to the power minus 3 mole% of हाँ SrCl2, वही what है, is वही the वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। concentration of cation vacancy ना? हाँ वही क्वेश्चन। हाँ सर, निकाल के ढूंढ लिया। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अभी है ना, जिसका जो बैच जैसे शेड्यूल में था वो सब है। फर्स्ट बैच का मेरे हिसाब से छुट्टी है, और सेकंड बैच का अभी है ना फिजिक्स है, ठीक है? नो तो सर फर्स्ट हम बैच लोग का का मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। फर्स्ट अभी बैच का मैथ्स मैथमेटिक्स है है। ना? यस यस सर, सर, फर्स्ट टर्म हाँ, सर। मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो मैथमेटिक्स और बायो में लगो, और इधर है ना ये लोग का फिजिक्स लगेगा। चलो थैंक यू, Yes. थैंक यू Thank सर। you, Thank you, sir. sir. बाय सर। बाय।